Hello everyone, welcome you to this FR revision series where we'll revise whole of financial reporting. Sequence to be followed in revision lectures would be the same sequence which you should be following while you are studying. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज शेड्यूल 3 और इंडेस 1 से. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शेड्यूल 3 इंडेस 1 का 5 to 15 मार्क्स का हो सकता है. कंपलसरी क्वेश्चन में कई बार इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है. ये डिस्कशन एज सच शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 प्लस इंडेस 1 का डिस्कशन है. इन दोनों के डिस्कशन के साथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट और इनसे रिलेटेड सारे के सारे नोट्स प्लस अदर डिस्क्लोजर्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं उसके कनेक्टेड डिस्क्लोजर्स समझ सकते हैं. इन पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो दो तरह के हैं. एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आए तो 10 से 15 मार्क के हो सकते हैं, जिसमें आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे जिसमें कई सारी एरर्स होंगी और कहा जाएगा करेक्टेड बैलेंस शीट बताइए या एरर्स आइडेंटिफाई करिए. ये क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस के जैसे होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. इनको आंसर करने के लिए आपको पूरे के पूरे शेड्यूल 3 इंडेस 1 का ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि वहां पे क्वेश्चन का एडजस्टमेंट पढ़ते से ही आपको क्लिक होए कि ये चीज एग्जैक्टली कहां जाएगी. वील हैव टू बी वेरी वेरी माइन्यूट इन आवर डिस्कशन बिकॉज यू मे गेट अ क्वेश्चन विच में सिंपली गिव यू एन एग्जाम्पल जहां आपको कह दे कि हमने एक लोन लिया है 500 करोड़ का जो 100 करोड़ हर साल रिपेबल है. अब 500 करोड़ में 400 हमें मालूम है नॉन करंट है, 100 करंट है, पर करंट में फाइनेंशियल लाइबिलिटी में जाएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर क्या अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में जाएगा या बोरिंग्स में जाएगा. इस तरह तक की बारीकी में हमको डिटेल दिमाग में रखना होगी. इस कॉन्टेक्स्ट में इन रिवीजन लेक्चर्स को आप सुनेंगे. दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड आपसे एडजस्टमेंट पूछा जा सकता है. सबसे पहले शेड्यूल 3 3 डिविजन में बनाया जाता है. डिवीजन 1 एएस, डिवीजन 2 इंडेस और डिवीजन 3 इंडेस फॉलो करने वाली एनबीएफसी इस पे लगता है. आपके सिलेबस में सिर्फ डिवीजन 2 होता है. डिवीजन 2 के अंतर्गत देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं. पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पार्ट 2 P&L का फॉर्मेट. हालांकि जनरल इंस्ट्रक्शंस बैलेंस शीट, P&L साथ ही साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दिए जाते हैं. बैलेंस शीट के साथ साथ अगर आप इंडेस फॉलो करते हैं तो आपको सोकी भी बनाना होता है. सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी विच इज नथिंग बट अदर इक्विटी का अनेक्शर या इक्विटी शेयर कैपिटल का अनेक्शर या नोट्स टू द बैलेंस शीट. ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है, सोकी फॉर द पीरियड बनता है और P&L फॉर द पीरियड बनता है क्योंकि P&L और सोकी में एक पीरियड के रेफरेंस आते हैं. हालांकि सोकी में क्लोजिंग बैलेंस आता है जो बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए यह बैलेंस शीट का नोट माना जाता है. अक्रॉस द ग्लोब IFRS पर्टिकुलरली फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इंडिया में फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में दिया है क्योंकि इंडेस MCA इशू करता है ना कि ICA, और ये सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल है. LLP भी चाह के फॉलो नहीं कर सकती, इसलिए फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के अंदर दिया गया. बट उस फॉर्मेट के साथ साथ फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए क्या करंट असेट होगा, क्या करंट लाइबिलिटी, ऐसी बातें कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में भी दी गई है और इंडेस 1 में भी दी गई है. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन का आता है या शेड्यूल 3 और इंडेस 1 में आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आता है तो एक रूल ध्यान रखिएगा. अगर उस क्वेश्चन में फॉर्मेट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पूछी गई है एज इन इसको बैलेंस शीट में किस हेड या सब हेड या लाइन आइटम या सब लाइन आइटम में दिखाया जाएगा तो आंसर में लिखना एज पर शेड्यूल 3 डिवीजन 2. इसके अलावा कुछ भी पूछा गया हो तो आंसर में लिखना एज पर इंडेस 1. जितनी चीजें आपको शेड्यूल 3 में दी गई है एक्सेप्ट द फॉर्मेट, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इंडेस 1. इनफैक्ट इंडेस हैज समथिंग मोर देन दैट विच वी विल डिस्कस. शेड्यूल 3 डिवीजन 2 इंडेस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाली एंटिटीज को फॉलो करना है. इसके ऊपर ICI का एक गाइडेंस नोट भी है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं जहां जरूरत होती है. NBFCs जो इंडेस फॉलो करती है उन पे नहीं लगता है. बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे तो शेड्यूल 3 पूरा का पूरी तरह से नहीं लगता है. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को एग्जाम कर सकती है. ध्यान रखना ऑडिट के पेपर में सवाल आ चुका है, सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर भी शेड्यूल 3 लगता है. सेक्शन 8 कंपनी कहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगी सर? वो नॉमेनक्लेचर चेंज कर सकती है, ऐसी परमिशन है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट और लॉस को सरप्लस और डेफिसिट का नाम दे सकती है. सेक्शन 8 कंपनी जैसे नाम बदल सकती है, क्या दूसरी कंपनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कुछ बदलाव कर सकती है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के कंपैरिजन में? ऐसी बातें दी गई है जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ शेड्यूल 3 में जो कहता है नंबर 1 आपका फॉर्मेट फ्लेक्सिबल है. किसी इंडेस की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने के लिए अगर आपको फॉर्मेट में कोई पर्टिकुलर लाइन आइटम, सब लाइन आइटम, उसका हेडिंग, नॉमेनक्लेचर बदलना भी पड़े तो आप बदल सकते हो. कोई लाइन आइटम हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हैं, एज इन ऐड भी कर सकते हैं, एज इन रिप्लेस भी कर सकते हैं, नाम भी बदल सकते हैं.
except fact that everything which is given in Ind AS will prevail over Schedule 3. नॉर्मली लॉ प्रिवेल करता है, बट शेड्यूल 3 खुद कहता है कि इंड एस प्रिवेल करेगा, एक्सेप्ट लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन जो इंड एस 1 में दिया है, दैट विल नॉट प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3. विल कम टू दैट. इसका मतलब ये मत समझना कि लॉ प्रिवेल्स ओवर, इनफैक्ट इंड एस प्रिवेल्स ओवर लॉ, नहीं. अगर आप अथॉरिटी की बात करोगे तो एकदम क्लियर है, सबसे ऊपर लॉ होता है और उसके बाद इंड एस होता है, पर एक ऐसा लॉ का पार्ट है जो कहता है खुद कि भैया इंड एस मेरे ऊपर है और वो शेड्यूल 3 है. तो अगर आरबीआई का कोई सर्कुलर, एनबीएफसी के कोई प्रोविजंस इंड एस में जो दिए गए हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट करता है तो आरबीआई की बात मानेंगे. पर एनबीएफसी एज पर शेड्यूल 3 फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो इंड एस के अगेंस्ट में जाता है तो फिर हम इंड एस की बात मानेंगे. तो ये अथॉरिटी है इनकी. जनरल इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे आपको राउंडिंग ऑफ मैंडेटरीली करना है. याद रखिएगा, अगर आपका टर्नओवर, क्षमा करें, टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपकी राउंडिंग ऑफ लाख, मिलियंस और करोड़ में होगी. लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ से कम है तो देन इन दैट केस आपको मिनिमम हंड्रेड्स में राउंडिंग ऑफ करना है. मिनिमम यानी करना जरूरी है, और मैक्सिमम आप मिलियंस तक जा सकते हो, करोड़ों में राउंडिंग ऑफ नहीं होगी. मालूम पड़ा कंपनी का टर्नओवर लाखों में, राउंडिंग ऑफ करोड़ में कर रही है, पूरी बैलेंस शीट डेसिमल की बात बन रही है. मजेदार प्रेजेंटेशन होगा, कृपा करके ना करें. अमेंडमेंट हुआ था इसमें साल भर पहले, जिसमें यहाँ पे टर्नओवर शब्द को रिप्लेस कर दिया टोटल इनकम से. व्हाट इज टोटल इनकम? इट विल इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम. नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते समय आप नैरेटिव यानी पैराग्राफ फॉर्म में भी दे सकते हो. जो बैलेंस शीट में चीजें दी है उसको डिसएग्रीगेट करने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए पीपी और क्लास ऑफ पीपी. क्लास कैन बी इन द नोट्स एंड पीपी टोटल अमाउंट कैन बी इन द फेस. तो डिसएग्रीगेशन के लिए, या कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखती नहीं है, जैसे कौन सी एसेट गिरवी रखी गई है, उसके लिए भी आप नोट्स बना सकते हो. कोई लीगल केस पेंडिंग है, कंटिजेंट लायबिलिटीज है, वो भी नोट्स में आ सकती है. इसके अलावा आप चाहें तो ध्यान रखें, इसे इंड एस 1 में हम कवर करेंगे. शेड्यूल 3 कहता है कि आपको कंपेरेटिव्स 1 साल के देना है, और ये कंपेरेटिव्स आपको किस पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर स्टेटमेंट पे, इंक्लूडिंग नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इनफैक्ट प्लस नोट्स की बजाय मुझे बोलना चाहिए इंक्लूडिंग नोट्स, बिकॉज नोट्स आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में जिसमें कहा गया है कि इस साल 10 रिलेटेड पार्टी, हमारी 10 रिलेटेड पार्टी है जिनमें से इस साल हमने 4 के साथ ट्रांजैक्शन किए, पर पिछले साल 10 के साथ हुए थे. कंपनी कह रही है इस साल 4 के ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर दूंगी तो प्रीवियस ईयर के भी उन 4 का ही बताऊंगी, 10 का नहीं बताऊंगी. आंसर गलत है. अगर आपको रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन देना है तो वो नोट्स में देना है, और नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर के फिगर्स कंपैरेटिव के फॉर्म में देना अनिवार्य है. इसलिए पिछले साल जितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो देना है, ना कि सिर्फ जो इस साल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो पिछले साल कितने थे. यानी प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव्स आपको सारे केस में देना होंगे, वेदर इट इज इन नोट्स, P&L, बैलेंस शीट, और इवन योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. इन सब के अलावा ध्यान रखें कि बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट, हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्होंने कहा है कि वो आप एज पर इंड एस 1 बनाएंगे, इन सब में आपको प्रीवियस ईयर के फिगर्स देना अनिवार्य है. ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी का पहला साल है तो ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी, पर क्या प्रीवियस से ज्यादा दे सकते हैं, इस बारे में शेड्यूल 3 में कोई बात नहीं करी गई है, एक्सेप्ट एक जगह जहां पे रीस्टेटमेंट होता है जिससे प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस चेंज होते हैं. तो फिर थर्ड बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में एक तीसरा कॉलम, यानी कि प्रीवियस ईयर की ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट बन सकती है. तो दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आया कि शेड्यूल 3 के अनुसार प्रीवियस ईयर के फिगर्स देना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है. हालांकि अपन इंड एस 1 में देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर्स के भी दे सकते हो. वील कम टू दैट एस्पेक्ट अ लिटिल लेटर. तो दिस इज अबाउट योर कंपेरेटिव्स. इसमें मटीरियलिटी की भी बात की गई है, और मटीरियलिटी को डिफाइन किया गया है कि कोई भी चीज जो नेचर या अमाउंट के कारण यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है. कई बार पढ़ा है, इंड एस 1 में अमेंडमेंट हुआ था 2 साल पहले और काफी डेफिनेशन में बदलाव आए थे. वो डेफिनेशन अपन देखेंगे, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है. शेड्यूल 3 कहता है भाई मटेरियल आइटम के ऊपर ही शेड्यूल 3 की प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लगेगी. अगर कोई मटेरियल नहीं है तो आप उसे जैसे भी प्रेजेंट करोगे, इट विल हार्डली क्रिएट टू मच ऑफ अ कंसर्न फॉर अस. ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे. अब इसके बाद आते हैं अपन बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट और ये सब पढ़ें उससे पहले शायद आप चाहोगे कि यार एक बार अपन फॉर्मेट डिस्कस कर लें. फॉर्मेट कैसा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? दिस इज बेसिकली अ रफ फॉर्मेट ऑफ योर बैलेंस शीट, जिसमें अब 2 साइड्स होती हैं. ये तो क्या यार, मैं रिविजन में ये बता रहा हूं आपको, सर बस करो. असेट और इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और असेट में सिर्फ 2 ही हेड होते हैं, नॉन करंट असेट और करंट असेट. लाइबिलिटी में 2 हेड होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी. पर इक्विटी में कोई हेड नहीं होता है, सीधे शेयर कैपिटल और इक्विटी, अदर इक्विटी आती है. इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी. यहाँ पे सबसे पहले असेट आता है, ना कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स आते हैं.
और सर ये सब चीजें मत समझाओ रिवीजन में। अरे कई बार क्या होता है, 2 साल पहले एफआर पढ़ा था, आज पढ़ते तो यही याद नहीं आता बैलेंस शीट में यार पहले इक्विटी और लाइबिलिटी लिखते हैं या असेट्स। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ हो तो जरूर बताना कमेंट्स में। खैर, तो सबसे पहले असेट्स में नॉन करंट असेट्स आएंगे। नॉन करंट असेट्स के अंदर क्या आएगा? प्रियंका चोपड़ा के आईपी एड्रेस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा और बोला दो प्रियंका हमें दो। पीसी विच इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुडविल अदर इंटेंजिबल असेट्स इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। बीएफ बायोलॉजिकल असेट्स फाइनेंशियल असेट्स। दो डेफर्ड टैक्स असेट्स और अदर्स। ये आपके सीक्वेंस है। प्रियंका चोपड़ा, आईपी एड्रेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉयफ्रेंड, बीएफ, दो। इतनी सारी लाइन आइटम्स है जो आपको देना है नॉन करंट असेट में। सबसे ज्यादा है करंट असेट, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में फिर सिर्फ 4 लाइन आइटम। करंट असेट्स की 4 लाइन आइटम आपकी होती है। सबसे पहले आती है इन्वेंट्री, फिर फाइनेंशियल असेट्स, उसके बाद टैक्स और उसके बाद अदर्स। सिमिलरली आप नॉन करंट लाइबिलिटी में जाओगे तो वहां पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, प्रोविजंस और अदर्स। करंट में जाओगे तो वापस से वहां पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यानी बाकी सब जगह देयर आर 4 लाइन आइटम्स। मैंने कहा फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है, कम ज्यादा किसी कंपनी में हो सकता है, डजंट मैटर्स, बट ये एक सजेस्टेड फॉर्मेट, इसलिए इसे इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट बोल सकते हैं एट बेस्ट। इस फॉर्मेट में मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि असेट और लाइबिलिटी को करंट और नॉन करंट क्लासिफाई किया जाता है। इक्विटी में ऑब्वियसली कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां जाएगा? अगर वो इक्विटी में जा रहा है किसी कारण से तो फिर वो इक्विटी में रहेगा, करंट नॉन करंट कुछ भी नहीं होगा, भले ही 1 साल बाद रिडीमेबल कन्वर्टेबल जो भी है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है तो फिर क्लासिफाई करना पड़ेगा बिटवीन नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो हर जगह आपको करंट और नॉन करंट का बाइफर्केशन देना है। और इस कारण से नाउ वी विल हैव टू जंप टू आवर डिस्कशन ऑन करंट और नॉन करंट। करंट नॉन करंट का डिस्कशन किया गया है बेसिकली आपके जनरल इंस्ट्रक्शन शेड्यूल 3 ऑफ डिवीजन 2 के अंतर्गत, जिसमें डिफाइन किया गया है करंट असेट को 4 रूल्स के आधार पे। क्या कहा गया है? करंट असेट्स आर असेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इंटेंडेड टू बी सोल्ड और कंज्यूम्ड। expected to be realized or intended to be sold or consumed within the entity's normal operating cycle। तो क्या ऐसा रहे कि कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज यानी इन कैश हो जाए, या कंज्यूम हो जाए रॉ मटेरियल जैसी कोई चीज है तो, या सेल भी हो जाए भले ही पैसा बाद में आए, ऑपरेटिंग साइकिल में बस मूवमेंट हो जाए, तो अपन मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि दिस इन इटसेल्फ इज अ करंट असेट। सेकेंड रूल आपका कहता है इन्वेंटरी हमेशा करंट है, पर इसको लिखने का तरीका अलग है, प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। थर्ड रूल आपका कहता है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। और चौथा रूल आपका कहता है कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग exchanged or used or to settle a liability for a period of more than from the end of the reporting period or after the reporting date। ये 4 रूल्स को एग्जाम में आपको रूल 1 2 3 4 नहीं करना है। कभी क्वेश्चन आए तो जो रेलेवेंट पार्ट है उससे भी आप आंसर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा पार्ट लग रहा है तो आप 2 पार्ट दे दीजिए या पूरे करंट असेट्स की डेफिनेशन दे दीजिए। प्रोविजन क्या कहता है? चारों में से अगर आप किसी भी एक के अंतर्गत करंट क्लासिफाई हुए तो आप करंट है, अदरवाइज आप नॉन करंट है। पहली बात तो ये चारों और रूल्स हैं। अब हर रूल की अपनी अपनी विशेषता है। पहला रूल ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यूं समझ लो कि आज धंधा शुरू किया तो एक साइकिल पूरा कंप्लीट करके पैसा लगाया, जो उसको माल खरीद के बना के बेच के इनकैश करने का जो समय है वो ऑपरेटिंग साइकिल। इस ऑपरेटिंग साइकिल में आपने माल खरीद के कंज्यूम भी कर लिया, भले ही बिका पैसा आया नहीं आया। पड़ा हुआ माल आपने प्रोडक्शन में इशू भी कर दिया, रखा हुआ फिनिश गुड्स आपने बेच भी दिया, तो माना जाएगा ये करंट। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑपरेटिंग साइकिल अगर 18 महीने तो 18 महीने में कैश आई तो करंट हो। अगर आपके मन में करंट वही होता है जो 12 महीने में कैश दे देता है तो आप लिक्विड सोच रहे हो। वो लिक्विड नहीं है, करंट है। लिक्विड और करंट में फर्क है। लिक्विड इज रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स, करंट इज समथिंग विच इज रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स विच इज वन पार्ट ऑफ इट, और प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और expected to be realized or intended to be sold or consumed in the operating cycle और कैश और कैश इक्विवेलेंट unless restricted। ये चारों में से किसी में भी आए तो आप करंट हो। तो सबसे पहले रूल की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं उसका आप ध्यान रखें। पहला रूल में आप कभी भी करंट और नॉन करंट क्लासिफिकेशन सिर्फ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आइटम्स यानी ऑपरेटिंग आइटम से ही करना। यानी पीपी जैसी चीज का कभी भी पहले रूल से क्लासिफिकेशन नहीं होगा। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 5 साल का रियल एस्टेट का बिजनेस है और
मैंने एक मशीन खरीदी है 4 साल की लाइफ की, तो ये करंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पीपी के लिए पहला रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, ये सिर्फ गुड्स, रॉ मटेरियल, एडवांस टू सप्लायर, इस तरह की चीजों पे लगेगा। पहले रूल में ध्यान रखना कि आपको जिस दिन आपने असेट रिकॉर्ड किया उस दिन से चेक करना है, ना कि बैलेंस शीट डेट से। हालांकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है वो डेट नहीं दी है, तो अज्यूम किया आंसर में कि बैलेंस शीट डेट से ही चेक करना, ऑपरेटिंग साइकिल वाला रूल। पर रियल में ऐसा नहीं है, वहां पे इंफॉर्मेशन कम थी तो शायद उन्होंने अज्यूम किया, और क्या करते तो ये ऑपरेटिंग साइकिल आइटम पे लगेगा। इसमें जिस दिन आपने एसेट रिकॉर्ड किया उस दिन से ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज, सेल, कंज्यूम कुछ भी हो जाए तो माना जाएगा ये करंट। तो आज मैंने एडवांस टू सप्लायर दिया रॉ मटेरियल के लिए, ये तारीख थी 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2020 को एडवांस टू सप्लायर दिया रॉ मटेरियल के लिए, और इसमें 6 महीने बाद तो गुड्स आएंगे, लीड टाइम है 6 महीने का। आने के बाद 6 महीने तक पड़े रहेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन में इशू होंगे, यानी 12वें महीने में प्रोडक्शन में इशू होगा। 12वें महीने में प्रोडक्शन में इशू होगा, उसके बाद 3 महीने बनने में लगेंगे, 15वां महीना, और फिर उसके बाद बेचने के बाद पैसा आने में 3 महीने और लगेंगे। तो टोटल कैश रियलाइज होने में 18 महीने लगेंगे। क्या ये करंट है या नॉन करंट है? तो ये लिक्विड तो नहीं है क्योंकि 18 महीने में रियलाइज होगा, पर 1 जनवरी को एडवांस बुक हुआ है, 6 महीने बाद आपके पास गुड्स आएंगे, यानी 31 मार्च को भी एडवांस ही आपकी बुक्स में। अब क्लासिफिकेशन सबसे पहले रूल 1 से करना है, तो आप 1 मार्च 31 मार्च पे नहीं करोगे, रिकॉर्ड किया उस दिन करोगे, यानी 1 जनवरी। 1 जनवरी से आप बताइए कितने समय में आपके पास क्या क्या देख सकते हैं अपन इसमें। रियलाइज जरूरी नहीं है, सोल्ड और कंज्यूम। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? कंज्यूम। तो कंज्यूम कितने समय में हो रहा है चेक करो। 6 महीने में आएगा, 6 महीने में कंजम्पशन में जाएगा, 12 महीने में कंजम्पशन में जा रहा है। क्या आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने? हाँ है, तो करंट मान लो। 12 से कम है तो नॉन करंट मान लो, एज पर रूल 1। रूल 3 देखोगे तो उसमें तो नॉन करंट है, तो 1 में करंट हो गया तो आगे देखना ही नहीं है, पर नहीं हुआ तो फिर आगे देखना पड़ेगा। तो 3 में अभी ये नॉन करंट रहेगा। तो ऐसी चीजों को क्लासिफाई करने के लिए रूल 1 काम में आता है। रूल 2 बोलते हैं आइटम्स हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, आईसीआई के गाइडेंस ने बोला सारी इन्वेंट्री की आइटम इस रूल के अंतर्गत करंट क्लासिफाई होंगी। ऑल इन्वेंट्री आइटम मींस रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट कब इन्वेंट्री होती है? जब इसकी लाइफ 12 महीने या उससे कम होती है, उससे ज्यादा वो पीपी हो जाती है। कभी क्वेश्चन परफ्यूज करने को आए कि कोई स्लो मूविंग स्टॉक है, हमारी कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है, पर कुछ स्टॉक 2 साल से बिका नहीं और लगता है 2 साल बाद बिकेगा। हालांकि शेल्फ लाइफ है उसकी, इतना चलता है, पर बिका नहीं है अभी, तो भी आप करंट मानोगे। आंख बंद करके इन्वेंट्री आए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कुछ भी, एडवांस टू सप्लायर नहीं, तो आप उस केस में क्या करिएगा? उसे करंट मान दीजिएगा एज पर रूल 2, और कुछ देखने नहीं। फिर थर्ड रूल कहता है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये लिक्विडिटी बेस्ड है, जो कहता है ये बैलेंस शीट डेट से चेक करना है, नॉट की डेट ऑफ रिकॉग्निशन से। तो मैंने किसी को क्रेडिट सेल करी है 1 जनवरी को, तो ये डेटर मेरी बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल 1 जनवरी को आया। इसका 14 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, ऑपरेटिंग साइकिल तो काफी कम है, 12 महीने, 14 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है। तो क्या ये करंट होगा या नहीं? तो 1 जनवरी से 14 मंथ्स, पर मुझे चेक करना है 31 मार्च। 31 मार्च से इट विल बी 14 माइनस 3 मंथ्स हो गए, तो 11 मंथ्स। 11 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड है, करंट माना जाएगा। हालांकि यहाँ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज देखना होता है, ना कि एक्चुअल रियलाइजेशन। तो व्हेन आई से एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, मतलब क्या हुआ इसका? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि डेटर ड्यू हो रहा है 11 मंथ्स में, पर पेमेंट तो वो और 6 महीने बाद करेगा क्योंकि रुलाते रहेगा, तो आप इसे नॉन करंट मान लो। यानी यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस शीट डेट से चेक करना है, और दूसरा एक्सपेक्टेशन देखनी है कब मिलेगा, ना कि लीगल राइट कब का है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रियलाइजेशन के 2 मतलब होते हैं, या तो कैश मिलेगी या कोई लाइबिलिटी जो एग्जिस्टिंग आपकी बुक्स में है उसको पे करने के काम आएगी, तो माना जाएगा कि ये रियलाइज्ड है। प्रीपेड एक्सपेंस टाइप की चीजें रूल 1 में क्लासिफाई होंगी ऑपरेटिंग साइकिल के अंतर्गत। सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप की अगर चीजें हैं तो कहां क्लासिफाई होंगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट बिजनेस से रिलेटेड दिया है, 2 तरह के सिक्योरिटी डिपॉजिट होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन फैक्ट्री में लगाया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, ये कैपिटल नेचर का है, इस पर रूल 1 नहीं लग सकता है, तो रूल 3 लगेगा। रूल 3 कहता है इज इट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। आई नो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट मैंने दिया है, अगर मैंने कनेक्शन कल कटवाया तो 3 महीने में रियलाइज कर लेंगे, लेकिन फॉर अ फैक्ट आई नो दैट ये कनेक्शन मैं नहीं कटवाने वाला, ये तो लंबे समय तक चलेगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है इसे रियलाइज करने की, इसलिए मैं इसे नॉन करंट क्लासिफाई करूं। पर अगर मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं रोड कंस्ट्रक्ट करता हूं सरकार के लिए, और हर कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार मुझसे सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लेती, तो ये ऑपरेटिंग आइटम हो गई है, तो इस पर रूल 1 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है। 3 में लगता है कि एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, हमने बोला नहीं, तो 1 में देखो ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 5 साल का है, क्या लगता है 5 साल में रिकवर हो जाएगा? हाँ लगता है, तो फिर इसे करंट मान लो, अदरवाइज इसे नॉन करंट मान लो। ऐसे चलती है ये सारी चीजें, तो ध्यान रखना हर शब्द का अपना इंपॉर्टेंस।
और आखिरी रूल कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करता है। रूल 3 की सबसे अच्छी बात यह है कि सारे प्रोविजंस पे लगता है। एक और अच्छी बात यह है कि रूल 3 में ऐसा नहीं है कि एक एसेट हमेशा पूरी तरह से कैसे क्लासिफाई होगा, करंट या नॉन करंट। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है पार्ट ऑफ द एसेट कुड बी करंट एंड पार्ट ऑफ द एसेट कुड बी नॉन करंट। जैसे कि मैंने 100 रुपए का लोन दिया है आपको और बोला हर साल अगले साल से 20-20 रुपए देना, ब्याज छोड़ो। अभी मेरी बुक्स में एसेट आ रहा है 100 का, आप 20 अगले साल दोगे और बचे हुए 20 करके अगले 4 सालों में दोगे। तो मेरी बुक्स में 20 में करंट दिखाऊंगा और बचा हुआ 80 नॉन करंट दिखाऊंगा। कारण इसका यह है कि जो अगले साल मिलने वाला है वो करंट है, उसके बियॉन्ड जो मिले वो नॉन करंट। ये सारे प्रोविजंस यहाँ दिए हैं। वील क्विकली गो थ्रू दीस प्रोविजंस आल्सो। पहले एक बार चारों रूल समझा दूं। एग्जाम में रूल 1 2 3 4 मत लिखना, फिर मेरे पास फोन आता है कौन सा रूल है यार बताओ जरा, हमको बच्चे लिखे जा रहे हैं। इसलिए आप सिंपल लिखना इस पर शेड्यूल 3 डिविडेंड 2। आखिरी कहता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। देखो दोस्तों, टेक्निकली स्पीकिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट अपने आप में करंट एसेट है, पर ऐसा नहीं है कैश और कैश इक्विवेलेंट ही है। डेफिनेशन कैश और कैश इक्विवेलेंट की कहां से लूं? मजे की बात यह है कि इंडेस में कहा गया है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर शेड्यूल 3 में कहा है कि कोई भी टर्म अगर यूज की गई है इंडेस में, तो उस पर्टिकुलर टर्म को अगर डिफाइन नहीं किया गया है तो उसका जो इंडेस में जो उसकी डेफिनेशन है वो फॉलो की जाएगी। इस कारण से मुझे मजबूरन कैश और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लेने कहां जाना पड़ेगा? इंडेस 7 पे। इंडेस 7 कहता है कैश तो कैश है, कैश इक्विवेलेंट आर एसेट्स दैट आर रेडिली रियलाइजेबल इन कैश। रेडिली यानी आसानी से कैश कर सकते हो आप। कितने समय में? रेडिली रियलाइजेबल इन कैश कितने समय में? विद इन 3 मंथ्स यूजुअली, ऐसा ICAI ने क्लैरिफाई किया। तो बैंक में FD करी है 3 महीने की तो आप कैश इक्विवेलेंट मान लो। अगर आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी पैसा किसी भी सोर्स में आपने डाला है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कोई ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे जो 3-3 महीने की मेच्योरिटी के हैं, तो इन सबको करंट मान लीजिए। रेडिली रियलाइजेबल इन 3 मंथ्स विथ इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, यानी इसमें वैल्यू फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदा, रेडिली रियलाइजेबल है, बट वैल्यू चेंज बहुत होगा। गोल्ड रखा है, वैल्यू बहुत चेंज होगी, इसलिए ये अपने आप में कैश इक्विवेलेंट नहीं। तो कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? वैसी चीजें जिनका नेचर है कि वो एज गुड एज कैश है, इट्स जस्ट दैट मैंने कैश रखने की बजाय कहीं इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा हो सकता है कमा लूं या सेफ है। इस केस में सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है चेंजेस इन वैल्यू का और 3 महीने में रियलाइज हो जाएगा, तो वो कैश इक्विवेलेंट है। पर सर एक बात बताओ, 12 महीने तक कोई भी चीज रियलाइज होती है तो रूल 3 में वो करंट एसेट होती है, और आप यहां बोल रहे हो 3 महीने में ही होना चाहिए। तो इसके लिए ये कहा गया है कि भाई देखो, अगर कोई FD 6 महीने की है तो वो है तो अपने आप में करंट एसेट। क्यों? क्योंकि इट इज रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स, रूल 3। But it is not a cash equivalent because it is not readily realizable within 3 months. That is why यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देखोगे तो बैलेंस शीट में फाइनेंशियल एसेट में करंट एसेट्स के अंतर्गत 2 सेपरेट सबलाइन आइटम्स आपको मिलेंगी, कैश और कैश इक्विवेलेंट और अदर बैंक बैलेंसेस। तो कोई भी 3 महीने से ज्यादा और 12 महीने के अंदर तक का बैंक बैलेंस आपके पास है FD और इसकॉम का, जो आफ्टर 3 बट अप टू 12 मंथ्स में रिकवर होगा, तो आप उसे करंट एसेट दिखाना, फाइनेंशियल एसेट भी दिखाना, वो इंडेक्स 32 में देखोगे फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, पर दिखाना अदर बैंक बैलेंसेस में, ना कि कैश इक्विवेलेंट। एक और डिफरेंस है, इंडेस 7 कैश इक्विवेलेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट को कहता है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इक्विवेलेंट से माइनस करके दिखाएंगे, लेकिन शेड्यूल 3 में बैंक ओवरड्राफ्ट को लाइबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अंडर फाइनेंशियल लाइबिलिटी अंडर करंट लाइबिलिटी दिखाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में ऑफसेट होकर नहीं दिखाया जा सकता है। क्या रीजन है, लॉजिक्स है, वो सारी चीजें आगे। अभी ये ध्यान रखिएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट हैज टू बी शोन सेपरेटली अंडर लाइबिलिटीज। एनी विच वेज वो करंट लाइबिलिटीज में हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ हमारे प्रोविजंस है। वेरी क्विकली लेट्स गो थ्रू दीज प्रोविजंस वन बाय वन। जितनी चीजें मैंने बोली है यहाँ पे आपको दी गई। आई डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग आउट फ्रॉम द बुक एंड एक्सप्लेनिंग, रादर एक बार आपने सुन लिया, अच्छे समझ लिया, सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। रूल 1 वर्किंग कैपिटल आइटम के लिए लगेगा, रियलाइज कंज्यूम सेल कुछ भी हो जाएगा, एक्सपेक्टेड के बेसिस पे, इंटेंडेड के बेसिस पे चलेगा। बैलेंस शीट डेट पे चेक नहीं करते हैं, एसेट बुक होता है उस दिन करते हैं। सारी इन्वेंट्री के आइटम पे लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सारे रूल्स के लिए एप्लीकेबल है। इन कैश होने पे किया जाएगा। इन कैश का मतलब या तो कैश मिलेगी या फिर आपको लगता है कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे 12 मंथ्स हमें बैलेंस शीट डेट से चेक करना है, ना कि जिस दिन रिकॉर्ड हुआ है उस दिन से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, किसी भी केस में कैपिटल एडवांस को करंट एसेट नहीं मानता। तो रूल 3 में परेशान करने के लिए एक सवाल पूछा कि मैंने एक मशीन खरीदनी थी, उसके लिए मैंने एडवांस दिया, तो हमें चाहिए एक रोबोट। वो रोबोट हमारे लिए रोज आके क्या करेगा, हमारा होमवर्क करेगा। अरे छोड़ो यार, हमने हमारे बिजनेस में एक रोबोट ऑर्डर करने के लिए एडवांस दिया है, 6 महीने बाद रोबोट आ जाएगा। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है, बैलेंस शीट डेट से 6 महीने में रोबोट आने वाला है, क्या मैं इसे करंट मान लूँ? सवाल ही नहीं उठता। क्यों सर? रूल 3 में एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड है, पड़ेगा। हाँ पड़ गया, रियलाइज थोड़ी ना हो रहा है। क्या ये रोबोट आपको 6 महीने में रियलाइज हो रहा है? अरे 6 महीने में तो रोबोट आ रहा है, रियलाइजेशन यानी एनकैश। एनकैश थोड़ी ना होगा, मेरा तो इंटेंशन ही नहीं है उसका एनकैश करने।
तो इस कारण से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रोबोट के केस में, सॉरी कैपिटल एडवांस के केस में, कोई भी एसेट अगर आप कैपिटल नेचर की खरीदने के लिए एडवांस देते हो इसे कैपिटल एडवांस कहते हैं। तो ये कैपिटल एडवांस हमेशा नॉन करंट एसेट होगा, भले ही 1 महीने बाद आपके पास एसेट आने वाला है, क्योंकि किस रोल में इसे करंट करोगे, रूल 1 लगेगा नहीं ऑपरेटिंग साइकिल वाला, रूल 2 लगेगा नहीं इन्वेंट्री वाला, रूल 4 लगेगा नहीं आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट वाला, तो बचेगा आपका सिर्फ रूल 3 बोलता है रियलाइज ये कभी होना ही नहीं। इसलिए बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट अगर किसी कारण से कभी भी आपकी बुक्स में दिख रहे हों, शेयर इशू एक्सपेंस आप डेफर कर रहे हो, औले खर्चा बुक कर रहे हो, तो ये रियलाइज तो होने नहीं वाले हैं, सिर्फ राइट ऑफ होने वाले हैं। तो ऐसा मत करना कि 5,000 का शेयर इशू एक्सपेंस है जिसमें से 1,000 अगले साल और बाकी का 4,000 अगले सालों में, तो 1,000 करंट एसेट और बाकी 4,000 नॉन करंट एसेट। पूरा नॉन करंट एसेट है क्योंकि ये रियलाइज नहीं होने वाला है, तो रूल 3 में नॉन करंट है, बाकी 3 रूल इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। चलिए, तो फिक्स एसेट कभी भी करंट क्लासीफाई नहीं होते, ये सिर्फ कब करंट क्लासीफाई होते हैं, जब ये हेल्ड फॉर सेल हो जाए। यानी मेरे पास एक मशीन है, 10 साल की लाइफ थी, उसको 9.5 ईयर्स हो चुके हैं, 6 महीने बाद लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद बेच दूंगा। अभी ये पीपी आ रही है बुक्स में, तो आप इसे नॉन करंट एसेट ही शो करोगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप बताओ, आप इसे रियलाइज करने के लिए रखे होगे? अभी नहीं सर, अभी तो नहीं रखे हैं, तो इसका मतलब आप सोचो ही मत कि ये कब रियलाइज होगी। इसको यूज करने के लिए रखा है, तो आप इसे नॉन करंट एसेट दिखाओगे। तो ये तो अंगूठा छाप रूल बना लो आप एकदम। आप क्या करिए, अंगूठा लगा दीजिए इस बात पे, यह खबर छपवा दो, अखबार में पोस्टर लगवा दो, स्टडी टेबल पे, क्या कि फिक्स एसेट उर्फ पीपी और फिक्स एसेट उर्फ पीपी ये कभी नहीं होते करंट यार, यानी हमेशा नॉन करंट एसेट। कैपिटल एडवांस, पीपी, ये सब हमेशा नॉन करंट एसेट्स होंगे। हाँ, पर अगर मेरा एसेट रिटायर्ड फ्रॉम यूज हो गया और बेचने के लिए रखा है, जिसे बोलते हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, तब उस पर्टिकुलर केस में हो सकता है, अगर आपको लगता है 6 महीने में इनकैश हो जाएगा, देन इन दैट केस में भी आप उसे करंट क्लासीफाई कर सकते हो, नॉट अदरवाइज। प्रीपेड एक्सपेंस, सप्लायर वगैरह, ये सब इस रूल में, रूल 3 में नहीं क्लासीफाई होंगे, ये रूल 1 में हो सकते हैं। लोन बॉरोवर से 50 का लिया है, 10 अगले साल पेबल है, तो उसे क्या माना जाएगा, करंट एसेट। इसमें एक बहुत ही खतरनाक एडजस्टमेंट है जो आपको सुन के आपके हो सकता है कि आपको एकदम से रिलेट ना हो पाए, पर कृपा करके याद रखना। ईएमआई का कंसेप्ट समझते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसकी फीचर ये होती है कि अगर आप ईएमआई पे करते हो तो आप क्या ब्याज अलग से पे नहीं करते हो, उसी में इनकॉर्पोरेटेड होता है। एक आसान सवाल लेता हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया है, 4 साल में रीपे करना है, और बैंक ने इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट बना दी है, ईएमआई की बजाय ईएआई। कितने की बनाई है? तो एक तरीका था, बैंक 2.5 लाख प्लस जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट लग रहा है उस साल का, लेट्स से 12% लोन है, उस हिसाब से पैसे ले ले। पर मैंने बोला इससे तो हर साल अलग अलग लगेगा, शुरू में ज़्यादा पैसा देना पड़ेंगे क्योंकि 10 लाख पे ब्याज लगेगा, अगले साल 7.5 लाख पे लगेगा। पर मेरे पास ऐसा नहीं है कि शुरू में पैसे ज़्यादा है बाद में कम है, तो आप इक्वेट कर दो। तो बैंक ने किसी लॉजिक से कोई कैलकुलेशन वगैरह जमाया, जो भी रेट परसेंट था उसका, और किसी तरह से ये कैलकुलेशन करके, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए आप कि बैंक ने हमारा क्या कर दिया, ये पर्टिकुलर अमाउंट कर दिया, लेट्स से 3 लाख, तो इसको 3 लाख कर दिया। सर कम हो जाएगा, जो भी एग्जाम्पल लेना है तुमको, समझो 6% लोन है, ठीक है ना, चलो तो 3 लाख कर दिया। अब आपको 3 लाख कितनी बार पे करना है बेटा, यू हैव टू पे इट 4 ईयर्स। तो टोटल कितना पे कर रहे हो आप, 12 लाख अगेंस्ट 10 लाख। तो इसमें ब्याज कितना शामिल है, 50,000 पर एनम, नहीं टोटल 2 लाख, शुरू में ज़्यादा बाद में कम आएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल जाएगी, अमोर्टाइजेशन टेबल बन जाएगा, वो सब छोड़ो। मेरा सवाल है कि ईयर 1 के एंड पे रीपेमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, तो लोन 10 लाख का है, अभी लिया था, इसमें से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 3 लाख की ड्यू है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि 10 लाख के लोन में से 3 लाख को करंट दिखा देते हैं और 7 लाख को नॉन करंट दिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई आप जब अगली इंस्टॉलमेंट दोगे तो कब दोगे, से 1 साल बाद। ये 1 साल बाद इंस्टॉलमेंट दोगे, उसमें पहले ब्याज कितना है ये अलग निकालो, फिर प्रिंसिपल निकलेगा। तो अगर 10 लाख का लोन है और 6% का ब्याज है, तो इसका मतलब ये होगा कि 60,000 तो ब्याज ही है इसमें। इसका मतलब ये होगा कि जो आप अगले साल 3 लाख रुपए, यानी आज से 1 साल बाद 3 लाख दोगे, उसमें 60,000 तो ब्याज के, क्योंकि एक वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो प्रिंसिपल का 2,40,000 ही है। तो आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, ब्याज लगने के बाद, सब कुछ होने के बाद अगले साल कितना बैलेंस बचेगा, वो नॉन करंट है। तो इस लॉजिक से 2,40,000 रुपीज ही प्रिंसिपल से एडजस्ट होगा, 7,60,000 रुपीज आपका 1 साल बाद बचेगा। तो आपको 10 लाख आज कैसे दिखाना है, 7.60 नॉन करंट और 2.4 करंट। हे भगवान, ये तो बहुत ही खतरनाक वाला सर एडजस्टमेंट आपने बता दिया है। ओह माय गॉड, हमारे तो तोते उड़ने लग गए हो प्रभु। रिवीजन है, इसको एक बार वापस से रिवाइंड करके सुन लेना। नहीं समझ में आया तो कमेंट में क्वेश्चन पूछना, आंसर मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिले तो क्या करोगे सर, बताओ आप। नहीं मिले तो अगली बार मत पूछना। चलिए, इसी के साथ आपका डिस्कशन कंप्लीट होता है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का।
अब आपको मैं एक काम की बात बता देता हूँ, इससे तुम्हें काफ़ी सहूलियत होगी। ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स पढ़ लीजिए। व्हाट आर दीज पर्टिकुलर रूल्स एंड व्हाट डू दीज रूल्स से? What was there? I don't believe this. चलिए कुछ कुछ हुआ है, कुछ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ऐसे अपनी अभी एफआर की नई बैच शुरू हुई है, उसके बोर्ड नोट से बता देता हूँ। ये देखिए, इसके अंतर्गत साफ साफ देख लीजिए आप क्या कहा गया है। ये कुछ चीजें दोस्तों, ये ध्यान रख लेना, तुम्हारे काम आ जाएगी। कभी एग्जाम में चिट ले जानी हो करंट नॉन करंट की तो ये ले जाना। पीपी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, ये सब हमेशा नॉन करंट होते हैं। भले ही इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, पर ये हमेशा नॉन करंट रहेंगे क्योंकि इसका नेचर रियलाइज करने का ही नहीं। इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट के अलावा किए हैं तो ये डिपेंड करेगा कि ये विद इन 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड है तो करंट, नहीं तो नॉन करंट, तो ये डिपेंड हो जाएगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट होंगे, हालांकि उसके ऊपर अभी डिस्कशन रिस्ट्रिक्शन का मैं करूंगा आपके साथ। लोन दिए हैं तो ये दोनों होंगे। इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट बचने वाला है अगले साल खत्म होने पे, वो नॉन करंट है, बचा हुआ करंट है। इन्वेंट्री ऑलवेज करंट होती है, डिस्कस किया। ट्रेड रिसीवेबल दोनों हो सकते हैं, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल रियलाइज होना है या 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट रियलाइज होने वाला है तो करंट, नहीं तो नॉन करंट। डेफर्ड टैक्स एसेट भारत में हमेशा नॉन करंट एसेट माना जाता है, ऐसा इंडेज में दिया गया है। ये कार्व आउट है क्योंकि आईएफआरएस में ऐसा नहीं है, उसमें इसको करंट नॉन करंट दोनों बांटते हैं, पर यहाँ नहीं। टैक्स रिफंडेबल है, आपको लग रहा है 12 महीने में रिकवर हो जाएगा, आजकल हो जाता है तो करंट बताइए, अदरवाइज नॉन करंट। कैपिटल एडवांस हमेशा नॉन करंट होगी। गुड्स और सर्विस के डिपेंड करेगा कि ऑपरेटिंग साइकिल में गुड्स आके कंज्यूम हो जाएंगे या फिर क्या 12 महीने में आपको लगता है माल आके बन के बिक के रियलाइज हो जाएगा, हालांकि इस पर ऑपरेटिंग साइकिल वाला रूल ही लगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपेंड्स, अभी मैंने आपको समझाया। अगर आपने ऑपरेशंस के लिए दिया है तो आपको रूल 1 और 3 चेक करना है, अगर आपने कैपिटल के लिए दिया है तो सिर्फ रूल 3 के बेसिस पे देखना है। ध्यान रखना है यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज है। कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट आप चाहो तो कल रिकवर कर सकते हो, पर आपने जिस कॉन्ट्रैक्ट में दिया वो टूट जाएगा और आप तोड़ना नहीं चाहोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में, तो वहां पे फिर आप इसे नॉन करंट ही क्लासीफाई करेंगे क्योंकि यू डोंट एक्सपेक्ट टू रियलाइज इट। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिससे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक बहुत ही टिपिकल सा डिस्कशन आपको कैश इक्विवेलेंट का करवा देता हूँ। कैश और कैश इक्विवेलेंट में एक चीज समझ लेना दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए और वो जो पैसा रखा है उसको ईयरमार्क कर दिया है या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है। गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है 50 लाख की और उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखी है और बोला है बस इससे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, तनख्वाह दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो इस साल की तनख्वाह देने के बाद भी 40 लाख रखे हुए हैं, इससे और कुछ नहीं कर सकता पर तनख्वाह पे कर सकता हूं। क्या ये करंट एसेट है? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं इसे यूज कर सकता हूं। किसके लिए? तो ये कैश तो नहीं है पर इससे लाइबिलिटी सेटल हो सकती है। तो फोर्थ पॉइंट कहता है कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट है। ये करंट तब नहीं होंगे जब इसमें किसी प्रकार का ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि ना तो इसको कैश कर सकते हैं ना कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी पे कर सकते हैं 12 महीने तक कम से कम आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट में अगर आपके पास कोई बैंक बैलेंस रखा है जिसे 31 मार्च 23 तक, रिपीट, 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट में आपके पास कोई बैंक बैलेंस रखा है जिसे 31 मार्च 23 तक ए ना तो आप विड्रॉ कर सकते हो, बी ना आप आपकी कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए उसे यूज कर सकते हो, तो उसे नॉन करंट मानना, नहीं तो करंट। तो जीएसटी में मेरा कैश लेजर में बैलेंस रखा है, मैं इसको यूज कर सकता हूं फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग व्हाट, जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी, तो ये करंट है। पर आपको लगता है जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी साल भर का होगा उससे भी ज्यादा है, तो फिर आप सोचो कि आप रिफंड मांग सकते हो। हम मांग सकता हूं तो भी ये करंट होगा, पर हमें लगता नहीं हम रिफंड मांग पाएंगे या पैसा मिल पाएगा, तब जाके नॉन करंट होगा। तो कैश इक्विवेलेंट में रिस्ट्रिक्शन कब होता है? जब एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, ईयर मार्क कर दिया गया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है, तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर यूज हो जाएगा तो करंट डाल देना उसे, नहीं तो नॉन करंट। भले फिर आपको लगता है कि ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो आप इसे अदर बैंक बैलेंस में शो कर दें। ये आपका डिस्कशन किसका कंप्लीट हो जाता है? कैश और कैश इक्विवेलेंट का। नाउ जंप ऑन टू करंट लायबिलिटीज, प्रीटी सिमिलर टू करंट एसेट्स। पहला एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, अब इसमें कंज्यूम तो होगी नहीं, लाइबिलिटी खा गए, वो मुझे आ गया खा गए किसी के पैसे, ऐसा नहीं होता, लाइबिलिटी सेटल होती है। तो एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। रूल 1, प्राइमरी हेड फॉर ट्रेडिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये डेरिवेटिव वगैरह में होता है, टिपिकल चीज है। थर्ड, इट इज ड्यू टू बी सेटल 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो यहां पे जो है ये एक्सपेक्टेड शब्द यूज नहीं किया गया दोस्तों, लाइबिलिटी के केस में ड्यू यूज किया गया, अभी एक्सप्लेन करता हूं।
एंड फाइनली द सेटलमेंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिफर्ड बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, यानी एंटिटी के हाथ में इसका सेटलमेंट डिफर करना बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट नहीं है। 4 रूल है, फटाफट सुन लीजिए। पहला रूल क्या कहता है? एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। और इसमें एक प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में आखिरी में क्वेश्चन दिया गया है जो 2021 के स्टडी मटेरियल में ऐड किया गया था। इसके ऊपर सवाल भी पूछ चुके हैं, इंस्टीट्यूट पे कोई जवाब नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने अभी तक। इसके ऊपर एग्जाम में भी सवाल आ चुका है, तो शायद अब वापस से नहीं आए, तो बेचारे एक बार बच्चे ऑलरेडी सफर कर चुके हैं। मुद्दा क्या है ये समझ लो। मेरे कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल, मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल लेट्स से फॉर एग्जांपल 18 महीने का है, और मेरा एक ट्रेड पेबल है जो 15 महीने का है, जो बैलेंस शीट डेट पे ही रिकॉर्ड हुआ। क्या ये करंट है? ऑफ कोर्स करंट है। क्यों? रूल 3 ऑफ आंसर 1, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अरे 31 मार्च को मैंने कोई माल खरीदा उधारी पे, 15 महीने के अंदर अंदर इस माल का मुझे पेमेंट करना था। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है, विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल ये सेटल होने वाला है, तो ये करंट है। रूल 2 में करंट नहीं होगा, वो इन्वेंट्री जैसा है। रूल 3 में नहीं होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड टू बी पेड या सेटल्ड, या सॉरी एक्सपेक्टेड बोल दिया, ड्यू टू बी सेटल्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट विद इन 12 मंथ्स है, तो ये 12 महीने में नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट डेट से कब हो रहा है? 15 मंथ्स में। और फोर्थ अपने आप में कैन नॉट डिफर सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, तो वो एप्लीकेबल नहीं। तो पहले रूल ही लग रहा है इस पे। पहला रूल बोलता है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। 18 महीने की साइकिल है, और क्रेडिटर कितने का है, ट्रेड पेबल कितने का है, 15 महीने का। क्वेश्चन आगे बोलता है मैंने माल खरीदा, 15 महीने की उधारी है, 18 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि मैं उसे 20 महीने में पैसे देने वाला हूं, यानी 15 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, पर 5 महीने उसको गोल गोल घुमाऊंगा, चक्कर खिलाऊंगा, और 20 महीने में पैसे दूंगा। इंस्टीट्यूट ने सिंपल आंसर एक लाइन का दे दिया, ये करंट लायबिलिटी है, कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ भी नहीं। करंट लायबिलिटी कहना सही होता अगर पहले पॉइंट में लिखा होता ड्यू टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, पर वहां पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस पर्टिकुलर केस में ये एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल है, पर ये ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है। इस लॉजिक से ये नॉन करंट हो सकता था रूल 1 में, पर इंस्टीट्यूट ने करंट माना है, तो या तो आप इंस्टीट्यूट को लिख के इसको सही करा लो, नया दुआ करो एग्जाम में नहीं आए और आ जाए, तो फिर भगवान भरोसे जो आईसीआई का आंसर है वो लिख देना। क्या लिख देना कि भैया ये करंट। ध्यान रखो पहले वाले पॉइंट में इस रूल में एक्सपेक्टेड लिखा है और तीसरे में ड्यू लिखा है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता सर ये तो बहुत सारा हो रहा है इसीलिए रिवीजन में जा रहा है, जितनी बार रिवाइंड करके देखना हौले हौले देखना, पर एक बार ये सारा सुन लोगे तो आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा रिवीजन लेक्चर में ये सारी चीजें आई थी, इसको अपन आराम से देख सकते हैं। स्टडी के लिए आप क्या कर सकते हो कि ना टाइम स्टैम्प्स इन योर कमेंट्स। तो थर्ड और फर्स्ट पॉइंट में फर्क समझिए। 31 मार्च पे मैंने कोई मशीन उधारी पे खरीदी थी जिसे पैसा देना है विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने में बैलेंस शीट डेट्स, पर लगता है कि इसको 15 महीने में दूंगा तो चलेगा। तो दोस्तों रूल 3 लग गया यहां पे। रूल 3 क्या कहता है? एक्सपेक्टेड टू बी, नहीं, ड्यू टू बी सेटल्ड। तो रूल 3 भी सही है, क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी में एक्सपेक्टेशन नहीं देखना चाहिए, ड्यू देखना चाहिए। तो रूल 1 में भी फिर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की जगह ड्यू लिखा होना चाहिए था, पर जो है अपन उस बारे में बात करें। तो मशीन के लिए कैपिटल एडवांस, सॉरी मशीन के लिए उधार लिया है तो वो रूल 1 में आएगा नहीं, ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। सिमिलर रूल जो अपन ने एसेट में पढ़े थे लाइबिलिटी भी लागू होते। 2 में जाएगा नहीं, इन्वेंट्री नहीं है, 3 में जाएगा। इज इट ड्यू टू बी सेटल्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट? द आंसर इज यस। तो ये करंट है, भले ही आपको लगता है कि आप 12 महीने के बाद भी पैसे दोगे उसको तो चलेगा। तो ध्यान रखना 3 में क्लासीफाई करोगे, 12 महीने वाला रूल देखोगे तो हमेशा ड्यू देखोगे, पर ऑपरेटिंग साइकिल में लिखा तो एक्सपेक्टेड है, पर इंस्टीट्यूट वहां पे भी ड्यू देख के आंसर दिया एक क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन ले। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसको आपको रिडीम करना है और इसका रिडम्पशन पीरियड कब है? 15 महीने बाद है, और आप इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानते हो, ऐसा मान लो। इक्विटी होता तो ये बात ही नहीं होती, पर मुझे लगता है कि उसमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जल्दी भी रिडीम कर सकता हूं और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं 6 महीने में ही रिडीम कर दूंगा। तो क्या मैं इसे करंट मान लूं? तो आंसर इज नो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे रूल 1 नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेगा, 3 देखो। 3 के अंतर्गत इज इट ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स? नहीं है, 15 मंथ्स में ड्यू है। मेरी इच्छा तो जल्दी दे सकता हूँ, प्रीमेच्योर रिडम्पशन कर सकता हूँ, पर इंटेंशन कहाँ लिखा है, एक्सपेक्टेशन कहाँ लिखा है? कहीं इंटेंडेड एक्सपेक्टेड नहीं लिखा है, तो आपको ड्यू देखना है। ड्यू 12 के बाद है, थर्ड रूल में सीधे नॉन करंट खत्म। और फिर चौथे वाले पार्ट पे आइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटी दैट कैन नॉट बी डिफर्ड, जिसका सेटलमेंट डिफर नहीं किया जा सकता है 12 मंथ्स बियॉन्ड द रिपोर्टिंग पीरियड।
दैट इज ऑल्सो टू बी क्लासिफाइड एज करंट। 12 मंथ्स बियॉन्ड द रिपोर्टिंग पीरियड का सेटलमेंट डिफर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी अपनी इच्छा पे अपने आप से किसी लाइबिलिटी को बैलेंस शीट डेट के 12 महीने धकेल सकती है, अधिकार है उसके पास ऐसा, देन इन दैट पर्टिकुलर केस अधिकार होने पे फिर वो ऐसा कर सकती है क्या कि उसे नॉन करंट क्लासिफाई कर दे। क्योंकि देखो कंपनियां चाहेगी चीजें ज्यादा नॉन करंट क्लासिफाई करे, उससे फायदा क्या होगा? उनको नॉन करंट क्लासिफाई करने से लिक्विडिटी पोजीशन ठीक दिखेगी। कभी करंट लाइबिलिटी ज्यादा हो गई करंट एसेट से तो गड़बड़ हो सकती है। इस कारण से समझिए वो ऐसा चाहेगी। तो इसके लिए क्या दिया है लॉजिक कि भैया अगर चाहने से कुछ नहीं होता, राइट है क्या, तो मेरा एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसे मैं चाहूं तो 1 साल में रिडीम करूं, चाहूं तो 1 साल बाद करूं, क्योंकि मेरे पास उसमें एक रोल ओवर ऑप्शन है, एक्सटेंशन ऑप्शन मेरे पास, यानी अपने पास बोली तो कंपनी के पास। कंपनी बोलता है बॉस कि मेरे पास ऑप्शन है 1 साल में ड्यू हो रहा है, आई कैन रोल इट ओवर और एक्सटेंडेड बाय 1 मोर ईयर। कंपनी की इच्छा नहीं एक्सटेंड कर, अरे इच्छा नहीं देखना, क्या कंपनी के पास एक शर्त रहित अनकंडीशनल राइट है? हाँ है। लॉजिक ऐसा है कि साल भर बाद कंपनी पे खूब लिक्विडिटी प्रेशर आया और कंपनी नहीं झेल पाई तो कंपनी क्या करेगी? बोलेगी भैया 1 साल बाद पैसे देंगे, तो बच जाओगे। तो अगर राइट कंपनी के पास है दोस्तों, देन इन दैट केस यू विल से आई हैव अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स। इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल से दैट दिस इज व्हाट नॉट अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी हैज अनकंडीशनल राइट टू डिफर। फिर वो चाहे या नहीं इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। उल्टा केस लेते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर है 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट ड्यू टू बी पेड है। कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको सेटल करने का या एक्सटेंड करने का। किसके पास ऑप्शन है? होल्डर के पास। यानी इस बार कॉलर कंपनी के नीचे है, होल्डर के ऊपर है। होल्डर चाहे तो उसको 1 साल बाद बोल सकता है लाओ पैसे दे दो, बोल सकता है 1 साल और होल्ड कर लो, अच्छा इसमें डिविडेंड मिल रहा है। अब आप बताइए, मुझे लगता है होल्डर एक्सटेंड कराएगा क्योंकि डिविडेंड बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो क्या नॉन करंट मान ले? नहीं यार, साफ साफ लिखा हुआ है ना, किसके हाथ में आपके पास पावर होना चाहिए? कंपनी के हाथ में। क्या लिखा है? It cannot be deferred for settlement beyond 12 months from the reporting date. That means it is not in the hands of entity to defer settlement beyond 12 months. Entity अगर चाहे तो आगे बढ़ा सकती है तो वो नॉन करंट होगा। अगर एंटिटी के पास ऑप्शन नहीं है बढ़ाने का, होल्डर के पास है, तो फिर आप देखो ड्यू सबसे पहले कब हो सकता है? विदिन 12 मंथ्स। तो करंट है, आगे सोचने की जरूरत नहीं। एक और बात बोली गई है, अगर कोई लाइबिलिटी इक्विटी शेयर में सेटल होती है तो वो हो सकता है इक्विटी क्लासीफाई हो, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करेगा। तो ये कहता है कि अगर कोई लाइबिलिटी में सेटलमेंट इक्विटी शेयर से हो सकता है, पर है वो लाइबिलिटी? ऐसा पॉसिबल है? जब होल्डर के पास ऑप्शन होता है तो वो लाइबिलिटी क्लासीफाई होती है, भले ही ऑप्शन उसके पास कन्वर्ट या रिडीम का। ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ध्यान रखना दोस्तों, सेटलमेंट कैश में होना है या अपने शेयर्स देके, इससे आपका करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि ये जितने भी रूल्स हैं इनमें जहां एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड या फिर ड्यू टू बी सेटल्ड या राइट टू डिफर सेटलमेंट दिया है, वहां सेटलमेंट कैश या अपने खुद के इक्विटी शेयर से उससे फर्क नहीं। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी का क्लासिफिकेशन डिफरेंट होगा अगर आप कैश में सेटल कर रहे हो या शेयर में कर रहे हो, राइट है या नहीं। और अगर वो लाइबिलिटी क्लासिफाई होगी तो आप करंट और नॉन करंट के लिए मत सोचना कि कैश देनी है या शेयर, उसके बेसिस पे करंट नॉन करंट होगा। सेटलमेंट कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब के कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये नया प्रेजेंटेशन मेनली इसलिए आया था कि अगर बैलेंस शीट में करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से ज्यादा दिखती है तो लगता है लिक्विड है। पुराने जमाने में क्या होता था? फिक्स एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, P&L, डेबिट बैलेंस, ये सब आता था। लाइबिलिटी साइड में यूज्ड टू हैव शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। ये नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 3 महीने का हो, 3 साल का इन्वेस्टमेंट में ही दिखता था। वर्किंग कैपिटल लोन हो या टर्म लोन हो, अगर सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड में ही जाएगा, करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा। क्रेडिटर 6 साल बाद पे करना हो या 6 महीने बाद, सब क्रेडिटर यानी करंट लाइबिलिटी में ही आता था। तो वो क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या होती थी? सॉल्वेंट है या नहीं कंपनी दिखता था, एसेट ज्यादा है कि नहीं लाइबिलिटी से, पर लिक्विड है या नहीं दिखता था। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में लिक्विडिटी के बेसिस पे नहीं है। पर अब आप देख के बता सकते हो कि यार करंट एसेट कम है, लाइबिलिटी ज्यादा, ओ माय गॉड रिस्क है, कारों में भी रिपोर्ट करना पड़ता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आज भी ऐसा हो सकता है बहुत सारी करंट एसेट्स में ऐसी एसेट्स आ रही हो जो लिक्विड नहीं है, यानी विदिन 12 मंथ्स रियलाइज नहीं होंगी। तो लाइबिलिटी में भी ऐसा हो सकता है कि कई लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी हो पर वो पे 12 महीने के बियॉन्ड करनी। जैसे कि इन्वेंट्री है मेरी जो मुझे नहीं लगता 2 साल से पहले बिकेगी, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल भी 12 मंथ्स का है, मेरा एक्सपेक्टेड नहीं है रियलाइज होने की 12 मंथ में, फिर भी इन्वेंट्री है तो करंट है। इन्वेंट्री इज ऑलवेज करंट। हाँ, तो अब क्या करें? सिंपल सा रूल और लॉजिक है इसके ऊपर दोस्तों। अगर इन्वेंट्री हमेशा करंट क्लासिफाई हो रही है
पर आपको लगता है कोई इन्वेंट्री विद इन 12 मंथ्स रियलाइज है और कुछ विदाउट बियॉन्ड 12 मंथ्स रियलाइज है, पर दोनों ही करंट एसेट में आ रही है, तो हो सकता है आपकी करंट एसेट ज्यादा हो फिर भी लिक्विडिटी पोजीशन में प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके लिए इंड AS 1 कहता है कि ऐसी सिचुएशन में पैरा 60 और 61 कहते हैं कि व्हेन एनी पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी विच इज शोन अंडर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी हैज आइटम्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स एंड बियॉन्ड 12 मंथ्स, गिव अ डिस्क्लोजर इन द नोट्स। आप नोट्स में बता देना कि इन्वेंट्री में इतनी इन्वेंट्री एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स है और इतनी बियॉन्ड 12 मंथ्स। लाइबिलिटी में भी कोई ऐसा हो तो आप बता दीजिए। इसे नोट्स में बताना है या बैलेंस शीट के फेस पे नोट्स में। इंड AS 1 कहता है कि अगर आपको लगता है कि लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन ज्यादा फेयर प्रेजेंटेशन देगा तो आप पूरी बैलेंस शीट ही लिक्विडिटी बेस्ड बना दो, यानी फिर असेट में नॉन करंट करंट मत करो, जैसे बैंक की बनती है ना, सबसे पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद में आपके इन्वेस्टमेंट्स, फिर आखिरी में आपका PP, ऐसी बना दो, मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड। इंड AS 1 बोलता है आपके पास दो प्रेजेंटेशन के विकल्प अवेलेबल हैं, या तो आप मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड बना दो या करंट नॉन करंट कर दो, लेकिन शेड्यूल 3 में लिक्विडिटी के बेसिस पे प्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है, डिस्क्लोजर अलाउड है। तो शेड्यूल 3 बोलता है भैया करंट नॉन करंट का ही क्लासिफिकेशन होगा और एसेट और लाइबिलिटी का। पर सर अभी तो अपन ने पढ़ा था कि इंड AS 1 विल प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3, तब मैंने बताया था एक एक्सेप्शन है लिक्विडिटी वाला, लिक्विडिटी वाले मैटर पे इंड AS 1 विल नॉट प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3, हेंस फॉर मैटर ऑफ लिक्विडिटी यू कैन नॉट गिव लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन इन इंडिया। NBFC का डिवीजन 3 में जो प्रेजेंटेशन है वो काफी कुछ लिक्विडिटी बेस्ड है, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नॉन फाइनेंशियल एसेट नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बस ये दो हेड होते हैं और उनमें लिक्विडिटी बेस्ड होता है, सबसे लिक्विड से सबसे कम लिक्विड। बट अदर हम जो पढ़ रहे हैं वो डिवीजन 2 नॉन NBFC, नॉन बैंक, नॉन इंश्योरेंस कंपनी, इन पे लगता है। यहाँ पे लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है, करंट नॉन करंट होगा। डिस्क्लोजर में कोई भी एसेट या लाइबिलिटी जो करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी में, पर उसमें कुछ पैसा या कुछ एसेट 12 महीने और कुछ उसके बियॉन्ड रियलाइजेबल है, तो ब्रेकअप में दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, टैक्स में हमेशा सुन लो, भारत में डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी हमेशा नॉन करंट होगी, करंट टैक्स लाइबिलिटी यूजुअली करंट होगी, टैक्स रिफंडेबल है, एसेट होगा, अगर लगता है 12 महीने में रियलाइज हुआ तो करंट, नहीं तो नॉन करंट। डिवेंचर, प्रेफरेंशियल कैपिटल, इन सब में आपको देखना है पहले लाइबिलिटी है या नहीं है, और फिर पीरियड ऑफ सेटलमेंट देखना, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। एक होता है डिमांड लोन, वो सुन लो क्या होता है। मैंने बिजली विभाग को 10 करोड़ का डिपॉजिट दिया क्योंकि मेरी फैक्ट्री में उनसे मैंने 1 मेगावाट का कनेक्शन लगाया, ये 10 करोड़ का डिपॉजिट मैं जब चाहूं कनेक्शन बंद करवा सकता हूं और वापस ले सकता हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है बंद कराने की, मैं तो यूज करने वाला हूं बिजली। मेरे लिए ये नॉन करंट एसेट है। रूल 3 एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड आफ्टर 12 मंथ्स। बिजली कंपनी के लिए 10 करोड़ का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर से मिला है, दिस इज नॉट expected to be paid in the operating cycle. I know it is not expected to be paid in the operating cycle क्योंकि सामने वाला बंद नहीं कराएगा, but is it due to be paid? और क्या कंपनी के पास 4th रूल में अनकंडीशनल राइट है टू डेफर सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, यानी 2 मिनट के लिए। अगर ग्राहक बोलता है कि भैया मेरा कनेक्शन बंद करो, हम नहीं चल रहा है, तो क्या आपको कनेक्शन का डिपॉजिट रिफंड करना पड़ेगा? हाँ। चांसेस हैं क्या इसके? नहीं है, पर क्या करना पड़ेगा? हाँ। तो करंट लाइबिलिटी का जो 4th पॉइंट है वो बहुत खतरनाक है। वो क्या कहता है? If company has no option to defer settlement beyond 12 months from the reporting day, then it is current. कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो लाइबिलिटी को अपने पास ऐसे राइट है कि 12 महीने के बियॉन्ड डेफर कर सके। वो राइट की बात करी थी ना, मैं ऐसे 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 कर रहा था। तो अगर कंपनी के पास राइट है, काय का राइट है कि 12 महीने के आगे अपनी इच्छा पे पुश कर सकता है, वो मैंने कॉलर रुचि करके बताया था, तब मानेंगे कि वो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नहीं है। आप बताइए, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको जो डिपॉजिट मिला है, क्या उसके पास राइट है 12 महीने बियॉन्ड एक्सटेंड करने का? नहीं। अगर रिफंड हुआ तो कल देना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमें राइट देखना होता है, इस कारण से इसे करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई किया जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी डिमांड लोन है, डिमांड लोन का मतलब क्या होता है? भाई के पास गया, मैंने बोला भाई एक आखिरी बार लोन दे दो। भाई ने बोला पिछली बार भी तो यही बोला था। हमने बोला ये आखिरी है। भाई ने बोला पैसे वापस कब लौटाएगा? बोला भाई जब आप बोलोगे तब लौटा दी। भाई ने हमें पैसे दे दिए, होल्डिंग सब्सिडी। भाई को मालूम है पैसे है वो कोई मांगने वाला नहीं है 2-3 साल तक, तो उसको जब जरूरत पड़ेगी तब, और अभी जरूरत पड़ नहीं रही उसको, तो वो बोलेगा नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स नॉन करंट एसेट। मुझे क्या बोलना है? मुझे भी नहीं लगता भाई मांगने वाला है, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन 12 मंथ्स। पर मुझे देखना है इज इट ड्यू टू बी सेटल, वो छोड़ो। क्या मेरे पास अनकंडीशनल राइट है डेफर करने का बियॉन्ड 12 मंथ? कल भाई ने मांगा तो मना कर सकता हूं क्या लीगली? नहीं कर सकता। इसका मतलब ये मेरे लिए करंट लाइबिलिटी है। तो ध्यान रखना, डिमांड लोन लेने वाले के लिए करंट लाइबिलिटी होती है, देने वाले के लिए एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे करंट नॉन करंट दोनों से। आई होप ये सबको समझ में आ गया। ओके,
फिर बोरिंग मैंने बता दिया, जितना प्रिंसिपल पोर्शन नेक्स्ट ईयर रिपे होगा वो करंट, बाकी पूरा नॉन करंट। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग अगर कोई ड्यू हो गया है तो ऑब्वियसली बात है वो करंट लाइबिलिटी में शो है। इसका क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अमेंडमेंट भी आया था, अपन आगे क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अभी करंट नॉन करंट चल रहा है, इसमें ऑपरेटिंग साइकिल पे आता है। टाइम टेकन फ्रॉम प्रोक्योरिंग द गुड्स टू प्रोसेसिंग देम, फिनिशिंग देम, सेलिंग देम एंड कन्वर्टिंग टू कैश। ऑर्डर करके रॉ मटेरियल आया, गुड्स स्टॉक में रखा, प्रोसेस हुआ, फिनिश गुड्स बना, बिका और पैसा हाथ में बना, ये पूरे में जो टाइम लगता है इसे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। हो सकता है आज आपने ऑर्डर दिया और माल 2 महीने बाद आया, पैसे आपने तब दिए, यानी 2 महीने तक आपकी जेब से पैसे नहीं लगे, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल बोलता है पैसा कितने समय तक लगा वो नेट ऑपरेटिंग साइकिल है, तो उसमें क्रेडिट पीरियड माइनस हो जाता है। हमें नेट नहीं ग्रॉस देखना है, यानी कि कोई क्रेडिट पीरियड माइनस नहीं। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आप निकाल लीजिए, ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, रूल 1 में काम आएगा करंट एसेट करंट लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन में। लेकिन ध्यान रखना, एक कंपनी का एक नहीं, एक बिजनेस का एक ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है। तो अगर आपका एक रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आपका एक ही ऑपरेटिंग साइकिल है, आपको निकालना हो सकता है एक प्रोजेक्ट 5 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का हो, आप इसमें एवरेज निकाल लो या वेटेड एवरेज निकाल लो। ज्यादातर प्रोजेक्ट जिस साल के होते हैं उसको बेस ज्यादा दे दो वेट, बाकियों को कम। तो ये कहते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल चाहिए, यानी आप अंदाजन एवरेज ले सकते हो। हाँ, पर एक कंपनी के एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अ कंपनी लाइक से महिंद्रा हैज बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर, इट आल्सो हैज बिजनेस ऑफ automobiles. Villa has business of garments, it has business of cement, it has other business. These 3 businesses could have 3 different operating cycle. कोई operating cycle determinable नहीं है तो फिर आप उसे 12 months मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल का रूल है, नथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक में 22 में पूछ लिया गया है, जैन 21 में भी पूछा गया था, अब पता नहीं कब पूछे। ये प्रोविजन क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैंक से मैंने लोन लिया, 5 साल के लिए लिया, 5 साल बाद उसे रीपे कर, इस दौरान बैंक के प्रिंसिपल का कोई रिपेमेंट नहीं करना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ये लोन लिया गया था जनवरी 2022 में, ब्याज को छोड़, लोन में कंडीशन डाली गई थी, कंडीशन के अंतर्गत कहा गया था 14 फरवरी के पावन दिन प्रमोटर को 20% पैसा इस प्रोजेक्ट में खुद का लगाना होगा, नहीं लगाने पर बैंक के पास अधिकार आ जाएगा कि बैंक पूरा पैसा मांग सकती है। पूरा पैसा बैंक बोल सकती है अभी क्या भी दो, दे दो मुझे मेरा पैसा। 1st Jan 2022 I took a loan. 14th Feb 2022 promoter had to bring their contribution, failing which the bank can demand the payment or of the loan immediately, whole loan would become payable on demand. ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अब अगर 14 Feb को नहीं आया पैसा तो इसे कहते हैं there is a breach of loan convenient condition. बैंक के पास राइट आ गया है तो भले ही बैंक मांगे या ना मांगे, बट द लोन इज नाउ ड्यू फॉर सेटलमेंट। इनफैक्ट नाउ यू डोंट हैव अनकंडीशनल राइट टू डिफर इट बियॉन्ड 12 मंथ्स। तो 4th पॉइंट से ये करंट लायबिलिटी हो जाएगी, इतना बड़ा लोन। इसके लिए आईएफआरएस और इंड AS ने कहा है कि अगर कोई ब्रीच होने से नॉन करंट लोन करंट हो रहा है तो अगर आप उस ब्रीच में एक्सटेंशन ले लो और ये एक्सटेंशन ऐसा मिल जाए कि ये लोन किसी भी कंडीशन में, किसी भी अवस्था में बैलेंस शीट डेट से 12 महीने तक ऑन डिमांड पेबल नहीं होगा, तो उस केस में आप इसे नॉन करंट क्लासिफाई कर दें। तो हम गए मार्च के महीने में, हमने बोला नहीं ला पाया प्रमोटर, कंडीशन कंट्रीब्यूशन जमा करो, माफ करो, नहीं ला पाएगा वो, बैंक ने वेव कर दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रखो लोन, तो नॉन करंट कर दो 31 मार्च को। हमने बोला भाई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ले आएगा, 2 साल और लगेंगे, बैंक ने अलाउ कर दिया, तो अब 2 साल तक तो बैंक पैसा मांग ही नहीं सकती है, तो भी नॉन करंट कर दो। हमने बोला 30 जून तक का समय दे दीजिए महोदय, 30 जून तक प्रमोटर लेके आ जाए, उन्होंने परमिशन दे दी। अब 30 जून तक नहीं लाया प्रमोटर तो क्या होएगा, हो सकता है रीपेबल हो जाए, तो ऐसे केस में फिर इसे नॉन करंट क्लासिफाई नहीं कर सकते, भले ही अब आपके हाथ में पैसा लाना। बट रूल क्या कहता है कि ब्रीच होने के बाद नॉन करंट की जगह करंट सिर्फ एक ही शर्त में होगा, जब आपने एक्सटेंशन प्राप्त किया या वेवर मिल गया बैंक से, जिससे कम से कम बैलेंस शीट डेट से 12 महीने 31 मार्च से 12 महीने तक कोई भी कंडीशन में लोन रिपेबल ऑन डिमांड नहीं है। इस ब्रीच के कारण अब लोन वापस से रिपेबल ऑन डिमांड नहीं हो।
तो एक्सटेंशन कम से कम 12 महीने फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मैं बैंक से ये वेवर एक्सटेंशन कब तक लेके आ सकता हूँ। IFRS कहता है बैलेंस शीट डेट 31 मार्च तक, लेकिन इंडेस कहता है अप टू द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए ये कार्व आउट है। तो कभी ऐसा आ जाए कि आपकी एक फॉरेन सब्सिडरी है, तो बताओ वहां के नॉर्म्स के अनुसार वो IFRS फॉलो करती है, तो फिर उसे क्या क्लासिफाई करना पड़ेगा अगर बैंक से एक्सटेंशन 31 मार्च के बाद बट अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले मिला है। हम बोलेंगे वो करंट क्लासिफाई करेगी IFRS में, लेकिन हमें नॉन करंट क्लासिफाई करना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके ऊपर एक चैप्टर पे इस मुद्दे पे क्वेश्चन भी है। तो इंडिया में और बाहर इतना सा फर्क है कि अगर आपको एक्सटेंशन मिला है तो आपको दोनों ही केस में 12 महीने से बियॉन्ड का मिलना चाहिए। बस IFRS बोलता है 31 मार्च से पहले एक्सटेंशन मिलना चाहिए। इंडिया में अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक भी एक्सटेंशन मिला है तो इसे नॉन करंट क्लासिफाई हो सकता है। नहीं, इंडिया में बोला एक्सटेंशन बाद में भी मिला है तो इसे एडजस्टिंग इवेंट माने। पर ये पूरा रूल तभी लगता है जब ब्रीच हुआ है। सपोज 15 फेब को प्रमोटर काउंटर लाना था और 14 फेब को ही प्रमोटर गया और बोला यार मैं नहीं ला पा रहा हूँ सॉरी, या 14 को लाना था 13 को ही चले गया और बोला मैं शायद नहीं ला पाऊंगा कल, तो मुझे एक्सटेंशन दे दो। और बैंक ने बोला चलो ठीक है 15 अप्रैल तक ले आना। मैंने बोला ठीक है, अब 31 मार्च पे आप बताओ क्या ब्रीच हुआ है क्या नहीं। ब्रीच कब होता दोस्तों? जब अपना कंडीशन पूरी नहीं होती और उसके बाद अपन रिक्वेस्ट करते। समझ में आ रहा है भैया? संडे को लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑफिस बुलाया था, आपने बोला था मैं जाऊंगा और आप संडे को नहीं गए तो ब्रीच हुआ है। पर आपने सैटरडे को ही फोन लगा के रिक्वेस्ट कर दिया और बोला कि सर ये संडे मत बुलाओ अगले संडे बुलाओ, और उसने बोला चलो ठीक है अगले संडे आ जाना, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस सफाई तो चलेगी अभी 2-3 संडे। तो उस पर्टिकुलर केस में फिर आपका ब्रीच हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहली एक्सटेंशन ले लिया। तो ब्रीच होना जरूरी है, यानी ब्रीच से पहले एक्सटेंशन मिल गया तो 12 महीने वाली कंडीशन नहीं है। फिर आप देखो ब्रीच हुआ ही नहीं है तो फिर ये रूल ही नहीं लगेगा, लोन नॉन करंट ही क्लासिफाई होगा। ये अलग अलग इसके केसेस दिए हुए हैं जिनमें ये चीज़ समझाई गई है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। इसी के साथ आपका करंट नॉन करंट का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रिवीजन जिसमें अपन ने करंट नॉन करंट समझा, शेड्यूल 3 के बेसिक प्रोविजन समझे। सेकंड पार्ट में अब अपन बैलेंस शीट में क्या क्लासिफिकेशन होता है, डिस्क्लोजर्स क्या क्या दिए जाते हैं, इंडेस 1 के क्या क्या प्रोविजन है, इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। थैंक यू। ये वाले प्रोविजन में थोड़ा सा हमारा एक्सटेंशन रहा है, थोड़े समय के साथ साथ स्पीड अपन थोड़ी सी और फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे। But Schedule 3 I personally feel is a very important standard. We have to give that much amount of time.